हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। इन दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड फॉर नेट जेआरएफ 2021। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो हम बहुत कर चुके हैं, पर एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमें कितनी नॉलेज है। और रिसर्च एप्टीट्यूड की ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो कि पेपर 1 नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या पीएचडी और एमफिल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और वैसे भी आपको जो है रिसर्च की थियोरेटिकल नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, तब भी आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, स्पेशली फॉर दोज हु आर रिसर्च स्कॉलर्स। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव मिलने वाला है। You can also subscribe our YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. And you can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications. You can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram channel and website is given in the description box. Telegram channel पे हमारे quizzes का और videos का notification आपको मिल जाएगा, तो जरूर इसको एक बार आप subscribe कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरियांसेस इज नॉट कंट्रोल्ड और मैनिपुलेटेड इन अ रिसर्च डिजाइन। कौन से वेरियांसेस को हम ना ही कंट्रोल करते हैं और ना ही मैनिपुलेट करते हैं रिसर्च डिजाइन में? वेरियांस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरियांस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरियांस ऑफ एक्सट्रॉनस वेरिएबल या एरर वेरियांस। आई होप आप लोग आंसर कर रहे होंगे चैट सेक्शन में। किसको कंट्रोल और मैनिपुलेट नहीं करते हैं हम? वेरियांस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बट नेचुरल है, बिकॉज हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। यहाँ पे पूछ रहा है ना ही आप कंट्रोल करते हो ना ही आप मैनिपुलेट करते हो। हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और उसका इफेक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। इज इट क्लियर? और वेरियांस ऑफ एक्सट्रॉनस वेरिएबल क्या है? वेरियांस ऑफ एक्सट्रॉनस वेरिएबल जो है ये आपको मैंने समझाया हुआ है एक वीडियो के माध्यम से, फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट समरी बता देता हूँ। द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रॉनस वेरिएबल एंड कन्फाउंडिंग वेरिएबल। जैसे कि बाहर सपोज कोई बारात जा रही है और हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको। अगर वो बारात बहुत दूर है तो उसकी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी, तो हमारी जो ये लेक्चर है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, बिकॉज अभी हमारी आवाज़ बुलंद है और वो जो बारात है बहुत दूर है। अभी हमारी जो आवाज़ है और हमारा जो हम जो समझाना चाहते हैं वो आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, बिकॉज अभी जो बारात है बहुत दूर है। पर जैसे जैसे वो बारात नज़दीक आती जाएगी उसकी जो वॉल्यूम है वो तेज़ होती जाएगी और मेरी वॉल्यूम जो है वो दब जाएगी उसके आगे, तो वो हो जाएगा आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल। बहुत ही अच्छी स्टोरी के माध्यम से मैंने इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, इंटरवीनिंग, मॉडरेटर, कंट्रोल, एक्सट्रॉनस एंड कंफाउंडिंग को समझाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल इसका आंसर है वेरिएंस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज डिपेंडेंट वेरिएबल को हम ना ही कंट्रोल करते हैं और ना ही हम मैनिपुलेट करते हैं रिसर्च डिज़ाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ लोकेशन। इनमें से कौन सा मेजर ऑफ लोकेशन है? मोड, मीन, परसेंटाइल या स्टैंडर्ड डिविएशन? इट इज परसेंटाइल। अगर मैं बात करूं मोड, मीन की, तो इट इज बेसिकली अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। पर अगर मैं बात करूं परसेंटाइल की, क्वार्टाइल्स की, तो ये होते हैं मेजर ऑफ लोकेशन, जिसे आप मेजर ऑफ पोजीशन भी बोलते हो, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है परसेंटाइल। और अगर यहाँ पे क्वार्टाइल होता परसेंटाइल की जगह तो भी क्वार्टाइल आंसर होता, बिकॉज परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल आर कंसीडर्ड एज द मेजर ऑफ पोजीशन और मेजर ऑफ लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीऑर्गेनाइज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इन अ करेक्ट सीक्वेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के स्टेप्स को सीक्वेंस में लगाना है।
आई होप आपने आंसर जो है चैट सेक्शन में दे दिया होगा। इट्स डी। हाँ, ये हिंदी थी, डी आंसर है। वैसे हिंदी में भी आप देख सकते हो, एक सही क्रम में वर्णनात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित चरणों, ये हिंदी में लिखा हुआ है। इसका सही आंसर है डी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। उसके बाद हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, फिर कलेक्ट करते हैं डाटा अलॉन्ग विथ प्रोसेसिंग। उसके बाद हम इंटरप्रिटेशन करते हैं उसका। आफ्टर डैट हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और लास्ट में हम रिपोर्ट ड्राफ्ट करते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसिस्टेंसी ऑफ इवैल्यूएशन रिजल्ट्स इज मेजर्ड बाय। यहाँ कंसिस्टेंसी से आंसर आ जाना चाहिए आपका। जो इवैल्यूएट करते हैं, जो हम इवैल्यूएशन रिजल्ट्स की कंसिस्टेंसी को मेजर करना है, तो कैसे करेंगे हम? ऑब्जेक्टिविटी से, रिलायबिलिटी से, प्रेडिक्टेबिलिटी से या यूजेबिलिटी से? कंसिस्टेंसी, वेरी easy term, reliability. If you want to measure consistency, then it should be measured by reliability. Is it clear? ये हम लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं। A PhD scholar conducted a study with a view to address the language problems of tribal children at elementary level. This study can be categorized as action research, applied research, basic research, and none of the above. मैंने एक वीडियो बनाई हुई है एक्शन रिसर्च वर्सेस अप्लाइड रिसर्च। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड वाली प्लेलिस्ट में। बहुत हेल्पफुल प्लेलिस्ट है। मैं आप सभी लोगों को अक्सर अपने वीडियोस में बोलता भी रहता हूँ कि उसको ज़रूर एक बार देखिए आप, बिकॉज काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत ईजी और सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की हुई है। एक पीएचडी स्कॉलर ने एक स्टडी कंडक्ट की है जिससे वो एड्रेस करना चाहता है लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन एट एलिमेंट्री लेवल, है ना। ये एक आप ब्रॉड लेवल पे सोच सकते हो। जितने भी ट्राइबल चिल्ड्रन हैं, कोई स्पेसिफिक यहाँ बोला नहीं है किसी एक जगह पे, है ना, इन अ पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज। ये ब्रॉड लेवल की बात कर रहा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स आती हैं ट्राइबल चिल्ड्रन को एट एलिमेंट्री लेवल, इसको एड्रेस करना है। तो ये स्टडी को किसके अंदर हम कैटेगराइज करेंगे? इसमें देखो बेसिक तो होगी नहीं, बिकॉज बेसिक इज़ फंडामेंटल, जिसमें हम कुछ न्यू थियोरी वगैरह बनाते हैं। इट शुड बी ईदर एक्शन और अप्लाइड, और इसमें ये एक्शन नहीं होगी बिकॉज ये थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे बात हो रही है, राइट। तो ये अप्लाइड रिसर्च हुई, ठीक है। यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च की हम बात कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे हो रहा है। एक्शन रिसर्च इज़ वेरी मच स्पेसिफिक, राइट। एक्शन रिसर्च इज वेरी मच स्पेसिफिक, बट अप्लाइड रिसर्च जो होता है उसमें हम थोड़ा ब्रॉड लेवल पे होता है। हम एड्रेस करें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन एट एलिमेंट्री लेवल, तो ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट पे जो है स्टडी हो रही है। अगर हम किसी एक स्पेसिफिक कॉलेज या स्कूल की को एड्रेस कर रहे होते हैं तो वो हो जाता है आपका एक्शन रिसर्च। A study on the topic perception of tribal people about formal education comes under the type ethnographic, historical, experiment या ex post facto। परसेप्शन की बात हो रही है यहाँ पे। परसेप्शन की बात हो रही है मतलब आप खुद सोचिए ये क्या होगी। इट शुड बी क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव तो होगी नहीं ये। अब आपको मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी है, अब आपको सही आंसर बताना है मुझे। इट्स एथनोग्राफिक। ये एथनोग्राफिक जो है रिसर्च कहलाएगी बिकॉज यहाँ पे परसेप्शन ऑफ ट्राइबल पीपल अबाउट फॉर्मल एजुकेशन से पूछा जा रहा है कि फॉर्मल एजुकेशन पे आपका क्या परसेप्शन है। इज इट क्लियर? इट शुड नॉट बी हिस्टोरिकल बिकॉज इसमें हम पास्ट, हिस्टोरिकल में हम पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट पे हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, उसको इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल में, और एक्स पोस्ट फैक्टो में मैनिपुलेशन की कमी होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है एथनोग्राफिक। नेक्स्ट, द साइज ऑफ सैंपल फॉर अ स्टडी मोस्टली डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी ऑफ द पॉपुलेशन। कितना सैंपल का साइज लेना है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? ग्रेविटी ऑफ द पॉपुलेशन, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टडी, होमोजेनिटी एंड हेटेरोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन या टाइप ऑफ पॉपुलेशन।
साइज ऑफ सैंपल किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? इट इज़ होमोजीनिटी एंड हीट्रोजीनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। अगर सपोज हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होमोजीनियस है ना, काफ़ी सारी आइडेंटिकल है, तो हम सैम्पल साइज अगर अपना छोटा भी कर देते हैं या कम भी कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर बहुत डाइवर्स है, बहुत हीट्रोजीनियस है, तो हमको सैम्पल साइज अपना इंक्रीज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो इट डिपेंड्स अपॉन द होमोजीनिटी एंड हीट्रोजीनिटी ऑफ द पॉपुलेशन. Next, when a non-directional hypothesis is stated, the test of significance would be one-tailed, two-tailed, both A and B, या none of the above. Non-directional hypothesis जब होता है तो the test of significance will be non-directional. कैसे होगा? This is non-directional. अब आपको हिंट तो मिली गई होगी. इट शुड बी टू टेल्ड. ये टू टेल्ड होना चाहिए, है ना. जैसे कि हमने ये बताया ये टू टेल्ड है, और टू टेल्ड नॉन डायरेक्शनल होता है अगर स्क्यूड होता है ना, ऐसा है या फिर ऐसा है, तो ये ज्वाइन नहीं करेगा, ये ऐसा ड्राइंग में आ गया है, तो ये होगा आपका डायरेक्शनल. स्टैटिस्टिक्स में मैंने बहुत अच्छी तरीके से स्क्यूनेस और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझाया हुआ है ना. अगर आप जो है पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कॉमर्स के आप स्टूडेंट्स हो, तो आप उसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हो स्टैटिस्टिक्स की, और उसमें टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और बहुत सारी चीज़ें मैंने, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, उसमें न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं विच विल हेल्प यू इन योर पीएचडी एज वेल. सो कंसीडर रेफरिंग दैट वीडियोज़. सो दिस इज़ द कंप्लीट वीडियो. दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन. और इस वीडियो में आई होप आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव जरूर मिला होगा. इसको शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनका भी नॉलेज इंक्रीज़ हो, है ना. हमारा मोटो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें और उनको हम नॉलेज इम्पार्ट कर सकें. इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो है कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द आंसर करने का. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स एंड कमेंट्स एंड योर प्रीशियस टाइम एज वेल. ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.